जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मजेदार वीडियो है आज का भी। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। दोस्तों, दो तीन टॉपिक हमारे पास है। दो टॉपिक है। एक तो वीडियो के आखिर में दोस्तों एक छोटा सा क्रिकेट का टॉपिक है, जहां पे फिर से मतलब पता नहीं क्यों पाकिस्तानी डीसी पीएसएल करवाते हैं, अपना घटिया सा पीएसएल करवाते हैं। हर साल बेइज्जत होते हैं। और देखो आईपीएल में भी देखो यार, मतलब हर साल कोई ना कोई खिलाड़ी को वहां से लेके आ जाते हैं यहाँ पे, और हर साल बेइज्जती होती है पाकिस्तान की। ठीक है, तो एक बेइज्जती फिर से हुई है, दोस्तों को तो पता चल ही चुका होगा। थोड़ा सा उसके ऊपर में क्लिप देखेंगे। और वीडियो के डीसी जो स्टार्टिंग हमारा है ना, वो दिखाता हूँ आपको। बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो है। आपको याद होगा हाल ही में अभी कनाडा के जो पीएम थे कार्ने, वो आए हुए थे इंडिया। और न्यूक्लियर को लेके एक डील हुआ है भारत और कनाडा के बीच में। अब हालांकि वो हुआ है नॉर्मली सिविल पर्पस के लिए, लेकिन पाकिस्तानी जो खित्ता है एक बार फिर से वो डिसबैलेंस हो गया है इस चीज के कारण में। तो वो आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को डीसी। थोड़ा सा मैं देख रहा था, एक दो खबर चल रहा है हमारे भारत के अंदर में। रियली वेरी सॉरी। मैं सुबह से ही काफी ज्यादा मूड खराब है। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो भी ये पॉलिटिक्स हो रही है हमारे देश के अंदर में, ठीक है, जात पात को लेके और वोट बैंक के लिए, दलित वर्सेस फलाना ठिकाना ये चल रहा है, ऊपर कास्ट लोअर कास्ट की जो पॉलिटिक्स चल रही है, ये देश के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये बीजेपी हो जो इनका दोगलापंथी है, चाहे ये कांग्रेस हो, चाहे कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी हो जो दोगलापंथी इस पे रख रहे हैं अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, ये देश रहेगा तो ही आपकी पॉलिटिक्स भी रहेगी। ये मजाक आप लोग देश के साथ मत कीजिए। जो भी रखना है, नियम कानून जो भी होना चाहिए सभी के लिए बराबर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। लेकिन जिस तरीके से छेड़छाड़ करके इन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, खुलेआम अलग अलग बातें चल रही हैं, ये बहुत ही गलत हो रहा है। और क्योंकि ये हमारा प्लेटफॉर्म है नहीं डीसी की हम ज्यादा चर्चा करें, अगर चर्चा करेंगे भी तो फिर तो इस कारण सोचूंगा मैं, अगर होगा तो जरूर मैं एक इन फ्यूचर एक नया चैनल अलग से बनाना चाहूंगा जिसके ऊपर हम इन चीजों पे बात करें। ओके, तो बढ़ते हैं पहले वीडियो में आगे डीसी। दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। अमेरिका के पास भी प्लान कोई नहीं है, तभी तो उन्होंने 5000 फौजी मजीद ऐलान कर दिया कि वहाँ भेज देंगे। ईरान की और बाकी सब सिचुएशन हमें समझ आ रही है, लेकिन जो अपने नेबरिंग कंट्रीज पे अटैक कर रहा है, जैसे दुबई में भी अटैक हुए हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू सऊदीया बड़े कम हुए हैं। तो ये जो बैलेंस जो शेयरिंग है या पावर है, आपको क्या लगता है पिलर कौन है इसमें, सऊदी अरब के अटैक बहुत कम होने पे? देखिए फिजा, पिलर तो वाजिया हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दफाई मुआहिदा ना हुआ होता तो इस वक्त जो ये सुहूनी ताकतें थी ये ईरान और सऊदी अरब को लड़ा चुकी होती। अच्छा, ये पाकिस्तान ही है जिसने अभी तक कंट्रोल किया हुआ है पूरे खित्ते का। बैलेंस ऑफ पावर जो है ये पाकिस्तान ने अपने हाथ में रखा हुआ है। कितना नुकसान हुआ है सऊदी अरब का, एंड द होल क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान। मैं समझता हूं जो बीच में खड़ा है और दफाई मुआहिदे की वजह से खड़ा है। और आप जरा गौर करें ना, पाकिस्तान अपने एटम बम को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसको दिखाकर खित्ते में अमन रखने के लिए कर रहा है। एटम बम से लोग नुकसान देते हैं, जबकि पाकिस्तान उसको दिखाकर बैलेंस कर रहा है, पावर को बैलेंस कर रहा है, लोगों को चीजों को बेहतर कर रहा है। और कुछ रेफ़र करूंगी मैं सो कॉल्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जानिब कि एक टाइम हमने देखा, यहीं डिसाइफर में बैठ के हम डिस्कस भी करते थे अबाउट द कैनेडियन एंड इंडियन रिलेशनशिप्स। बहुत ज़्यादा तनाव था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि उनके जो ताल्लुकात हैं वो दोबारा से एक नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री पर आ गए हैं। लेकिन अगर मैं रेफ़र करूँ ये जो यूरेनियम का मामला है, तो इसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? और जिस आर्म्स रेस को कंट्रोल करने की जानिब पूरी दुनिया अपनी तवज्जो लगाई हुई थी, क्या इससे जो हमारा जनूबी एशियाई खित्ता है इसमें असलहे की दौड़ या ये जो आर्म रेस है ये मज़ीद एक्सेलरेट नहीं होने जा रही? कनाडा और भारत तो यही कह रहे हैं कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है आर्म्स रेस के साथ। अगर हम 22 मिलियन पाउंड्स यूरेनियम देते हैं भारत को अगले लेट्स से 8 सालों में 2027 से लेकर 2035 तक, तो ये तो बिल्कुल एक सिविलियन पर्पसेस के लिए हैं। क्योंकि भारत का एक प्लान है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो तकरीबन 100 गीगावाट कर ले 2047 तक। अब यूरेनियम का जहाँ तक मामला है, 22 मिलियन पाउंड्स जो है जो देगा यूरेनियम कनाडा को, उसमें हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बड़े जायज़ हैं।
देखिए, पहला मामला तो ये है ना कि एक तो जो पहले से स्टॉक पाइल्स हैं यूरेनियम के, वो बहुत ज़्यादा हैं भारत के पास एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। राइट। अच्छा, अब जो एक और बड़ा मामला है कि अभी तक भारत ने, अनलाइक पाकिस्तान, हमारे यहाँ बड़ा क्लियर डिवीज़न है। एक हमारे जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो हमें पता है कि कौन सी मिलिट्री पर्पसेस के लिए हैं और कौन से सिविलियन पर्पसेस के लिए हैं, लेकिन भारत अभी तक ये नहीं कर पाया। भारत ने अभी तक ये पता नहीं है कि सिविलियन फैसिलिटी कौन सी और मिलिट्री फैसिलिटी कौन सी है। सही। तो हमने तो ये बड़े अरसे पहले कर लिया था बहैसियत एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के, लेकिन भारत अभी तक ये नहीं कर सका। इसलिए जो चीज़ें वो कह रहे हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट कहती है कि जी ये यूरेनियम जो है सिविलियन पर्पसेस के लिए जाएगा, हमें क्या पता है कि ये सिविल जो फैसिलिटी है ये एक्चुअली मिलिट्री फैसिलिटी है। तो इसलिए हमें और पूरी दुनिया को इस पे प्रॉब्लम होना चाहिए। लेकिन अब क्या किया जाए कि दुनिया में तो अब कोई कानून रहा नहीं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। तो इस वजह से कैनेडियन भी, हालांकि कनाडा के ज़माने पाकिस्तान को भी अभी कैंडो वगैरह जो रिप्रोसेसिंग प्लांट्स वगैरह हमें उनसे मिलने थे, लेकिन बाद में उन्होंने रिज़ाइल कर लिया अपनी कमिटमेंट से यूएस के प्रेशर में। लेकिन अब वो यूएस का प्रेशर भी नहीं है उस तरह उसकी बात। लेकिन ये सारा जो यूरेनियम कह रहे हैं कि सिविल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगा, ये भी एक फसाद ही है। देखिए, कनाडा तो अपनी जानिब से यही सोच रहा होगा कि हम जितना भी यूरेनियम दे रहे हैं वो डाइवर्ट नहीं होगा मिलिट्री पर्पसेस के लिए। लेकिन कनाडा किस तरह इसको इंश्योर करेगा, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। और हमारे फॉरेन ऑफिस ने सही रिएक्ट किया है कि जी आप तो कह रहे हैं कि सिविलियन पर्पस का इस्तेमाल होगा, लेकिन हु वुड इंश्योर इट? हमें तो पता ही नहीं है कि किस तरह इस्तेमाल होता है यूरेनियम भारत में। और फिर आप ये भी देखिए कि एक आर्म्स रेस का सिलसिला तो शुरू हो जाएगा ना इसमें। बिल्कुल। भारत के पास अगर ज़्यादा यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, तो वो ज़्यादा वॉर हेड्स बना सकेगा, ज़्यादा लिथैलिटी उसके पास होगी। तो पाकिस्तान भी तो खामोश नहीं रहेगा ना। हमने भी अपने न्यूक्लियर डिटरेंस को क्रेडिबल तो रखना है ना। चलिए, हमने मान लिया कि यूरेनियम सारा जो है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसमें भारत को जो उसका डोमेस्टिक यूरेनियम है वो तो स्पेयर हो गया ना मिलिट्री पर्पसेस के लिए। जो कि पहले सिविलियन के लिए इस्तेमाल होता था वो अब मिलिट्री के लिए तो हो ही गया। तो इन एनी केस भारत को एडवांटेज तो मिल गया। Well, that's another perspective, very important. एक मतलब अच्छा, अगले टॉपिक पे आने से पहले डीसी, तुमने स्टार्टिंग में वीडियो का सुना होगा कि एक तो खित्ते का जो बैलेंस बना हुआ है वो पाकिस्तान के एटम बम से बना हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो करेक्ट बात है भाई, इसको तो मैं मानता हूँ सर। पाकिस्तान ने बैलेंस बना के रखा है धरती का। पाकिस्तान अपना एटम बम दिखा के जो है वो खित्ते में पीस बना के रखा है। पीस बना के रखता है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे अब एक तरफ मुझे याद है अच्छे से, दोस्तों आप सब भी जानते होंगे, पहले पाकिस्तान ने खूब सेलिब्रेट किया अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते खराब हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया कि मालदीव के साथ भारत के रिश्ते खराब हो गए, ये हो गया। फिर पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया कि बांग्लादेश तो अभी हुआ, कनाडा के साथ भारत के रिश्ते खराब हो गए, ये हो गए। और अब फिर और नाउ अब बांग्लादेशी के साथ भी सेलिब्रेट कर रहे थे पाकिस्तानी के रिश्ते खराब हो गए, ये हो गए, वो हो गए। हालांकि बांग्लादेश ने जो किया वो तो गलत किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब वही डीजल मांग रहा है हमसे, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मांग रहा है हमसे। अरे जिसको बाप बनाया पाकिस्तानियों ने, उसी बाप ने छोड़ के चला गया इनका बाप। अमेरिका को भी बाप बनाया था, अमेरिका को भी बाप बनाया था। वही अमेरिका जो है $300 बिलियन का जो रिफाइनरी बनने जा रहा है उस पे भारत को शुक्रिया कह रहा है भाई। तो जिस को बाप बनाया, सही बात है यार। मैं चाहता हूँ पाकिस्तानी सबको बाप बनाए, सबको बाप बनाए, सबको बाप बनाए, हमें आइसोलेट करें। बाप बनाएंगे तो फिर मतलब यार नहीं यार, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। नहीं, सबको नहीं बना सकते ना यार। खित्ते का तवाज़ुन खराब हो जाएगा, ये बात भी है। हाँ, एक बार में एक ही बाप बना सकते हैं सर। अच्छा, अब जरा आप ये पढ़ो भाई साहब, है ना। मतलब पहले तो पिछले साल हमने देखा कि क्या नाम था उसका, कॉर्बिन बॉश ने वो छोड़कर आ गया बेचारा, एमआई उसने ज्वाइन कर लिया, पीएसएल में उसको लिया गया था। फिर वो भागते भागते आईपीएल में, जैसे ही आईपीएल से बुलावा आया, बोला वाह आईपीएल, चलो भाई पीएसएल भाग में जाओ।
अब नाउ जो ये ब्लेसिंग मुजरवानी था जिम्बाब्वे वाला प्लेयर, ये भी इस वक्त इसने भी ज्वाइन कर लिया है आईपीएल, और अब फिर से कह रहा है नकवी और ये कि ये हम जो है बैन लगा देंगे। 1 साल के लिए बैन लगाया था कॉर्बिन के ऊपर में। 1 साल तो निकल ही गया होगा, 1 साल के बाद तो फिर पेसर शुरू ही हो जाता है। तो 1 साल का बैन क्यों लगाया मुझे समझ में नहीं आया। तो तुम्हारे बैन से किसी को घंटा लेना देना है। अच्छा सुनो पहले क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी, हल्का सा लास्ट मैच के ऊपर फुरकान टट्टी का भी क्लिप है, वो भी दिखाऊंगा आपको। मरतबा फिर पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल का मुकाबला शुरू हो गया है। एक मरतबा फिर एक प्लेयर ने पैसों की खातिर पाकिस्तान सुपर लीग से मुआहदा तोड़कर आईपीएल से जो है वो मुआहदा कर लिया है। गुज़िश्ता साल भी ऐसा हमें देखने को मिला, इस साल भी ऐसा देखने को मिल रहा है। और बड़ी ये लोग ताने देते हैं यार कि हमारे यहाँ तो रिटायर्ड प्लेयर्स खेलते हैं, हमारे यहाँ तो फारिग प्लेयर्स खेलते हैं, जो आईपीएल से बच जाते हैं वो खेलते हैं। भाई तो फिर हमारे प्लेयर्स हर साल आप तोड़ तोड़ कर क्यों लेकर जा रहे हो? पिछले साल पाकिस्तान सुपर लीग 10 में जो 10 गैर मुल्की प्लेयर्स खेले थे वो इस साल आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। ये 10 प्लेयर्स वहां से चुराए इन्होंने हमारे। अब इन्होंने ब्लेसिंग मुजरबानी जो कि जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनसे मुआहदा किया था, अब वो भी इसको भी ले गए। हुआ ये था कि भाई पाकिस्तान सुपर लीग का ऑक्शन हुआ था, ऑक्शन में तो ब्लेसिंग मुजरबानी सिलेक्ट नहीं हुए थे। उसके बाद वर्ल्ड कप में ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। शमार जोसेफ को शामिल किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने, लेकिन शमार जोसेफ ने अनअवेलेबिलिटी शो की, तो उसके बाद जो है वो ब्लेसिंग मुजरबानी से मुआहदा किया गया। उन्होंने ओके किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, सब कुछ हुआ। उसके बाद वो अपनी बात से मुकर गए, जिस तरह से पिछले साल कॉर्बिन बॉश मुकर गए थे। अच्छा रुको, अभी थोड़ा कुछ भी इस पे रिस्पॉन्स देने से पहले मैं चाहता हूँ कि जरा इसको भी सुन लो, ये ढेंचू को, डायनासोर का आखिरी अंडा। ब्लेसिंग मुजरवानी ने धोखा दे दिया हमें। इस्लामाबाद यूनाइटेड में पिक हुए थे और अब कलकत्ता ने इनको पिक कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। इससे पहले हमने साउथ अफ्रीकन बॉलर कॉर्बिन बॉश को भी देखा, उन्होंने मुंबई इंडियंस में जाना मुनासिब समझा था और पाकिस्तान सुपर लीग ने 1 साल का बैन लगाया था उनके ऊपर। ये काफी नहीं है। आई थिंक आपको क्लियर पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि अगर कोई फ्रेंचाइज का प्लेयर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, आप या तो उसके ऊपर एटलीस्ट 5 साल का बैन लगाएं, और 5 साल के बैन का मतलब है कि शायद वो दोबारा कभी भी लीग में नहीं आएगा। तो हाँ बढ़िया है, लगा दो 5 साल का। पिछवाड़े में दम हो तो 5 साल का लगा दो, ऐसे ही कोई खेलने नहीं पहुंचता और नहीं खेलेगा। नहीं बढ़िया है ना। मैं यही देख रहा था, मतलब ये पीएसएल को मान के चलो जैसे मतलब एक डोमेस्टिक क्रिकेट, गौरव भाई, जैसे मतलब समझ रहे हो ना कि महाराष्ट्र के लिए खेल रहे हैं, केरला के लिए खेल रहे हैं, राजस्थान के लिए खेल रहे हैं, ऐसे डोमेस्टिक क्रिकेट हो गया। और डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के ये लोग पहुंचते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, जैसे मतलब आईपीएल में जाना है भाई। फाइनल आईपीएल स्टेज है हमारा, आईपीएल में पहुंचना है, स्टेज, फाइनल फाइनल मोटिव तो आईपीएल है पहले। सही बात है। अच्छा वो खिलाड़ी पूछ रहा था ना, वो जो पत्रकार था पूछ रहा था कि आप लोग कहते हैं कि आप लोग क्यों हमारे फिर के रिटायर्ड आते हैं और फिर यहाँ तो जो वहाँ छठे हुए प्लेयर होते हैं वहां जाते हैं। हाँ तो बात तो सही है, जिसका सिलेक्शन नहीं होता आईपीएल में वही तो खेलने पहुंचते हैं पीएसएल, इसमें क्या गलत बात है? जिनका सिलेक्शन नहीं होता है आईपीएल में वही तो खेलने पहुंचते हैं पीएसएल। और ब्लेसिंग या तो रिटायर हो चुके हैं या फिर जो एक बात बताओ, वार्नर अपना पूरा पीक टाइम इंडिया में खेलता रहा आईपीएल, जब अब उसके रन आने कम हो गए, जब उसका एज 37 क्रॉस कर गया वो, फिर वो चला गया पीएसएल खेलने के लिए। चलो यार अब तो थोड़ा वो जो भी जहां से आजा ले लेते हैं, ठीक है। तो जब भाई जिसको अपना पूरा पीक टाइम एंजॉय करना होता है वो आईपीएल खेल रहा होता है। जब लगता है कि चलो ठीक है अब जो सही वाला कहानी आ जाए, फिर वो चला जाता है पीएसएल खेलने के लिए। और ये मजा आता है, ये चोट देने में भी डीसी बड़ा मजा आता है कि हर साल एक तो किसी खिलाड़ी को जो पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका हो उसको उठा के इंडिया लेके आ जाओ, भले वो बेंच पे बैठा रहे। आईपीएल यंग क्रिकेट है ओनली, मतलब यंग लड़कों के लिए। बिल्कुल यार, ना सक पाओगे रे पाकिस्तानियों, क्यों भीख वाली हरकत। एक तो तुम्हारा यार ये फटा सलवार लीग जो तुम्हारा है यार, मतलब क्या है, दुनिया कितने लोगों ने कह चुका यार कि इससे बस हम चला रहे हैं, बस नुकसान तो जो हमारा हो रहा है लेकिन बस हम चला रहे हैं, इसको मजबूरी पे चला रहे हैं, ठीक है। कि भारत की हमें बस एक है ना कि चलो हमारे इधर भी कुछ होता है और तो कुछ है नहीं तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए,
तुम मूवी बना सकते नहीं हो, तुम क्रिकेट में हारते रहते हो, तो तुम्हारे लिए बस एक एंटरटेनमेंट के लिए तुम चला रहे हो इसको, ठीक है, स्टार तुम्हारे पास कोई है नहीं अपना। तो खैर करते रहो, और हमें तो मजा आता है तुम्हारे ऐसे ही हर साल। मैं तो चाहूंगा कि हर साल एक पाकिस्तानी जो भी वहां पे सिलेक्शन हो किसी बाहरी खिलाड़ी का, उसको ऐसे ही हर साल बस एक को चुनो और उठाओ, यहाँ लेके आ जाओ। ऐसे ही करते करते बस मजा मजा दिलाते रहो हर साल इनको, हर साल एक नया जख्म। हाँ तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही है, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।